अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदरी एकेडमी और हाज़िर हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस और साथ में इसके फंक्शनल डिसऑर्डर को भी डिस्कस करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर का डिस्कस करेंगे तो स्ट्रक्चर डिसऑर्डर यानी कि जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स के हवाले से लिखा हुआ है नर्वस डिसऑर्डर विच डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रहे होते हैं, वो हमारे पास स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है ट्यूमर का। ट्यूमर जो है हमारे पास सेल्स को कहा जाता है, एबनॉर्मल सेल्स को कहा जाता है। हम लोग जैसे कहते हैं कैंसर और ट्यूमर दोनों को साथ में जोड़ देते हैं। दरअसल कैंसर में भी ख़राब सेल्स ग्रो करते हैं, ट्यूमर में भी ख़राब सेल्स ग्रो करते हैं। लेकिन वो ख़राब सेल्स जब ग्रो करेंगे तो आपको मालूम है सेल्स में से टिश्यूज़ बनते हैं। तो उन सेल्स का एक कलेक्शन, एक मजमूआ, एक बड़ा सा पार्ट बन जाएगा। मिसाल एक छोटा सेल था, जुड़ जुड़ करके बड़े सेल्स बन के और एक बड़ा सा मास बन जाता है उन सेल्स का। तो एक बड़ा सा मास सेल्स का मौजूद रहता है इस ट्यूमर के अंदर और ये ब्रेन में डिवाइड होगा। तो लिखा हुआ है अ ब्रेन ट्यूमर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द ब्रेन दैट डिवाइड्स इन एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल वे। ये डिवाइड होते रहेंगे बहुत तेज़ी से और इन ख़राब सेल्स को, ख़राब मास को कंट्रोल भी नहीं किया जाएगा। ब्रेन के अंदर ये बढ़ता जाएगा। जैसे इस तस्वीर में आप यहाँ एक ख़राब मास को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। अब अगर हम इसकी काज की बात करेंगे तो लिखा हुआ है इट इज़ काज बाय म्यूटेशन एंड रेडिएशंस। तो कैंसर के कई सारे काजेज़ होते हैं, उनमें एक मेन काम ये होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है कि जो डीएनए है उस सेल के अंदर वो डीएनए चेंज हो जाए। डीएनए के चेंज होना, दिस इज़ म्यूटेशन। डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो जाना म्यूटेशन। जब सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए चेंज हो जाएगा, डीएनए सेल को कंट्रोल कर रहा था, अब डीएनए सेल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सेल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा म्यूटेशन के नतीजे में। और म्यूटेशन की एक काज रेडिएशन भी होती है। रेडिएशन मतलब कि रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो मुख्तलिफ रेडिएशन है जिन वजह से म्यूटेशन हो सकती है। कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं जो म्यूटेशन लाएंगी और उस म्यूटेशन के बाद हमारे पास सेल्स ख़राब होंगे और वो एबनॉर्मल सेल्स फिर आगे जाकर हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को भी डिस्टर्ब करेंगे। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि अलामत क्या होगी। लिखा हुआ द साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड ऑन द साइज, लोकेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो जो सिम्टम्स हैं वो साइज़, लोकेशन और ग्रोथ रेट पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि ट्यूमर कितना बड़ा है, कौन सी जगह पर लोकेटेड है और उसकी कितनी रफ्तारी के साथ जो है ग्रोथ हो रही है। तो जो ग्रोथ होगी, जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से फिर वो निशानियाँ भी अलग अलग दिखाएगा। निशानियाँ कौन सी हो सकती हैं? मेन चीज़ तो हेडेक होगा, उसके अलावा विजन प्रॉब्लम, नज़र में भी मसला होगा, सीजर्स से झटके वगैरह आएंगे, पैरालिसिस हो सकती है, कोमा भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये दो जो हैं हमारे पास, ये तीन वैसे बेसिकली ये सीवर काजेज़ हैं। शुरुआत हेडेक से होगी, फिर आगे के मामला इस तरह से बढ़ते रहेंगे। इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है अगर अनट्रीटेड रहा, इसको ठीक नहीं किया गया। तो ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी। ब्रेन को ओपन किया जाएगा और उसमें से ट्यूमर को निकाला जाएगा। ट्यूमर चला गया तो ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है, रेज़ लगा करके उस ट्यूमर को ख़त्म किया जाए। कीमोथेरेपी केमिकल्स की मदद से, या टारगेटेड थेरेपी, अगर चंद सेल्स मौजूद हैं तो उन्हें चंद सेल्स को टारगेट करके ख़त्म किया जाए। तो ये एक हमारे पास तरीक़ेकार हो सकता है इस ट्यूमर को ख़त्म करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स का जिक्र करते हैं कि सीनस के काम में किस तरह से खराबी आ सकती है। अब पहली चीज़ लिखी हुई है हेडेक। हेड एक दर्द को कहा जाता है, सर का दर्द इसे आमतौर पर कहते हैं। तो लिखा हुआ हेडेक इज़ डिफाइंड एज पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी। ये नेक यानी कि जो हमारी गर्दन है उससे ऊपर जो सर का रीजन होगी वहाँ से भी जो है शुरू हो सकता है और सर के ऊपर वाले हिस्से से भी शुरू हो सकता है। मज़ीद लिखा हुआ है पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यूज़ एंड स्ट्रक्चर दैट सराउंड द स्कल। ये जो है पेन वहाँ से शुरू होगा, उन जगहों से शुरू होगा, उन टिश्यू से शुरू होगा जो स्कल में मौजूद होंगे। आगे मज़ीद लिखा हुआ है द ब्रेन इटसेल्फ हैज़ नो नर्व्स दैट गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ द पेन। ब्रेन के पास खुद से कोई नर्व्स नहीं होती जो पेन का एहसास कराएं, यानी कि जिसके पास नोसिसेप्टर्स मौजूद हैं। स्किन के अंदर नोसिसेप्टर्स हैं, बाकी ब्रेन के पास नोसिसेप्टर्स नहीं होते। मज़ीद इसकी टाइप्स का जिक्र है तो लिखा हुआ है देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ हेडेक बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ पेन। 3 तरह के हेडेक होंगे। अब वो 3 तरह के हेडेक कौन से होंगे? जैसे पहला नाम लिखा हुआ है प्राइमरी हेडेक, फिर उसके बाद सेकेंडरी हेडेक और उसके अलावा लिखा हुआ है क्रेनियल न्यूरल ग्यास। तो ये 3 हमारे पास हेडेक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी हेडेक का जिक्र करें तो इसके अंदर मिग्रेन आ जाता है। मिग्रेन जो है ये आधी सर का दर्द कहलवाता है। उसके अलावा टेंशन आ जाता है,
ये भी सर दर्द है। और उसके अलावा क्लस्टर हेडेक आ जाता है। ये जो क्लस्टर हेडेक होता है ये हमारे पास आँख वाली जगह पर होता है। इस तस्वीर के अंदर आप तीनों किस्मों को देख सकते हैं। टेंशन को भी देख सकते हैं जो सर के ऊपर हिस्से में होगी, माइग्रेन जो कि आधे सर का दर्द होता है, और क्लस्टर जो कि आँख की तरफ होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म का ये दर्द होता है। आगे अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी हेडेक के बारे में, तो इसके बारे में लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू एन अंडरलाइंग और इन्फेक्शन प्रॉब्लम इन द हेड। सर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कैंसर हो रहा है, या जैसे कि हमने कहा कि कोई और अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन सर में होगा, नेक में होगा, तो यहाँ से ये जो है हेडेक हो सकता है। उसके अलावा और डेंटल पेन जो कि दांत के अंदर होगा, इन्फेक्टेड दांत है, डेंटल पेन होगा, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। और लिखा हुआ है पेन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइनस, जो साइनस है वहाँ से भी पेन हो सकता है जो कि हेडेक को काज कर सकता है। साइनस क्या होता है? नोज़ के बराबर में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, उन्हें साइनस कहा जाता है। तो साइनस के अंदर जो है वहाँ पर भी ये हेडेक हो सकता है। इस तस्वीर के अंदर आप साइनस को देख सकते हैं जो आइज़ की तरफ भी मौजूद है, फॉरहेड ऊपर की तरफ भी मौजूद है, और उसके अलावा चिक्स की तरफ भी ये मौजूद है। तो साइनस वाली ओपनिंग में भी हेडेक हो सकता है। तो ये चारों किस्में यहाँ पर बयान की गई हैं। इनमें से 3 किस्में प्राइमरी की और 1 किस्म जो है वो सेकेंडरी हेडेक की। उसके अलावा सेकेंडरी हेडेक मजीद किस तरह से होगा, तो लिखा हुआ है ब्लीडिंग इन द ब्रेन, यानी कि हेमाटोमा हो गया तो उस वजह से भी ये हो सकता है, या कुछ और इन्फेक्शन जैसे कि इंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजेस हो गया, इन वजह से भी सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। क्रेनियल न्यूरालेगियास की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये फेशियल पेन है या अदर किस्म का हेडेक होगा। अगर हम क्रेनियल न्यूरोगिलिया की बात करेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन किसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है? क्रेनियल नर्व्स की। बेसिकली क्रेनियल न्यूरोगिलिया, या जिसको क्रेनियल न्यूरल गियास कह रहे हैं, जिसको हम फेशियल पेन भी कह रहे हैं, तो बेसिकली ये फेस के अंदर भी पेन हो सकता है, और इसकी वजह जो होगी वो होगी हमारे पास क्रेनियल नर्व्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना। क्रेनियल नर्व्स हम कहते हैं जो कि ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स होती हैं। एक हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी होती हैं, दूसरी जो ब्रेन से आती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ब्रेन वाली जो नर्व्स हैं उनकी वजह से ये हमारे पास क्रेनियल न्यूरल गीलिया हो सकती है। तो क्योंकि इस बीमारी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारी क्रेनियल नर्व्स की, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, कोई एक जो है इन्फ्लेमेशन होगी तब भी ये बीमारी हो सकती है। और ये कहाँ से आ रही है? हमने कहा था कि ये ब्रेन से आ रही है, और ये किसको कंट्रोल करती है? ये हमारे मसल्स को, फेस वाले मसल्स को कंट्रोल कर रही हैं, हेड वाले मसल्स को या नेक वाले मसल्स को कंट्रोल कर रही हैं। तो इस तरह से हमारे हेड और नेक इन दोनों जगहों पर भी ये दर्द महसूस होगा। तो ये भी हमारे पास एक हेडेक है जो कि क्रेनियल नर्व्स की वजह से हो रहा है। अब काजेज़ की बात करेंगे, हम काजेज़ पहले ही बयान कर चुके हैं। तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें कोई मसला आ सकता है जो कि ब्रेन के गिर्द मौजूद है। तो ब्रेन के अंदर भी हो सकती है, ब्रेन के बाहर भी हो सकती है, नर्व्स की वजह से भी हो सकती है। तो इसके अंदर ब्रेन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉब्लम हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? तो लिखा हुआ है पेन दैट बिगिंस इन द बैक ऑफ द हेड एंड अपर नेक। अब इसके अंदर दर्द होगा, बहुत ही शदीद किस्म का भी दर्द हो सकता है जो कि हेड के पीछे भी होगा, और अपर नेक यानी कि हमारी गर्दन के ऊपर भी दर्द महसूस होगा। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, तो लिखा हुआ है मोस्ट पीपल सक्सेसफुली ट्रीट देमसेल्व्स विद पेन मेडिकेशंस टू कंट्रोल हेडेक। हम लोग आमतौर पर जब भी सर का कोई दर्द होता है तो हम लोग उस सूरत के अंदर कुछ मेडिसिन लेते हैं जो कि पेन मेडिसिन होती हैं। तो पेन मेडिसिन के नतीजे में आसानी से सर का दर्द कंट्रोल किया जा सकता है। पेन मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती, लेकिन अगर अनट्रीटेड है, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है इन मेडिकेशन के यूज़ के बाद भी, फिर मतलब कि ट्यूमर या कोई और बड़ा सा मसला हो सकता है कि सर का दर्द नहीं जा रहा, तो उस सूरत के अंदर हमें जो है बाकी मामलात को देखना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारे पास डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सीनस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।